मैं जहाँ किराए पर रहता था वहाँ पर घर के मालिक का हालात देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ करता था। जब मैं उनके पास जाता था तो वे मुझसे दूर भाग जाते थे, पर फिर भी मुझे पता नहीं क्यों वृद्ध दादाजी को देखकर उनके पास जाकर उनकी मदद करने का मन करता, पर वह किसी से बात ही नहीं किया करते थे। अगर कोई उनके पास चला भी जाता तो अपने कान बंद कर लिया करते थे। और वैसे ही उनकी बहू आवाज़ भी देने लगती, बाबूजी यहाँ आ जाइए, चुपचाप चले जाते थे। लेकिन उनका चेहरा देखकर कोई भी बता सकता था कि वह किसी की मदद लेना चाहते हैं पर डर रहे हैं। इससे क्यों पता नहीं, इस स्टोरी में आपको सब जानने को मिलेगा। वे या बूढ़े दादाजी का यही घर में नौकरों जैसा क्यों रहते थे अपने घर में, और उनकी बहू उन पर ऐसे क्यों नजर रखती है। क्या बेटा ध्यान नहीं देता यह सब पर। मैं पटना शहर के एक चोल में रहने आया था, लेकिन मुझे वहाँ पर मन नहीं लगा, तो मैं पटना में ही बहुत ही आलीशान बंगले में किराएदार के रूप में रहने लगा। वहाँ के मालिक बहुत ही अच्छे थे, फिर भी पता नहीं क्यों बहुत डरे डरे रहते थे। उनका नाम मुरलीधर था। वैसे इस घर के मालकिन तो वही लग रहे थे, लेकिन फिर भी नौकरों जैसा रहा करते थे। उनकी बहू हमेशा उन्हें पर चिल्लाया करती थी। उनका नाम मुरलीधर था। उसे वे बहुत दुखों से गुजरते थे। चीखने चीखने चिल्लाने की भी आवाज़ आया करता था। पर मैं जब मुरलीधर जी के पास जाता तो वे अपने हाथों से कान को बंद कर लिया करते थे, और तुरंत उनकी बहू ऋचा का आवाज़ आता था और वो तुरंत चले जाते थे। मैं बहुत कोशिश कर रहा था उनके पास जाने के लिए, उनसे बात करने के लिए, पर मौका ही नहीं मिल पाता था। और एक दिन तो मौका मिल भी गया तो वो हाथों में कान रखकर और ऋचा जी के चिल्लाने पर वहाँ से तुरंत दौड़कर चले गए। मैं तो मौका ढूंढ ही रहा था। एक दिन अचानक उन्हें हम सब्जी बाजार में जाते हुए देखा। मैं भी उनके साथ साथ हो लिया कि सोई सब भी न करे, और इसी बीच बाजार में ऐसे उनसे मुलाकात हो गई। वे वहाँ से भागने वाले थे कि मैं उन्हें पकड़कर एक कोने में ले गया, जहाँ पर कोई भी मुझे या मुरलीधर जी को ना देख पाए। ये बहुत ही रोने लगे और बहुत ही रोने लगे, बेटा मुझे छोड़ दो, नहीं तो अगर कोई देख लेगा तो मेरा खाना पीना तो बंद होगा ही और मार भी पड़ेगी। तो मैं उनके आंसू सबसे पहले पोंछा और उसके बाद उन्हें तसल्ली दी कि कोई भी नहीं देखेगा। फिर उनसे पूछा कि आप इतने बड़े घर के मालिक हैं, फिर भी आपकी हालत ऐसी क्यों है, और आप रोजाना चीखते चिल्लाते क्यों है। इस पर वह फपक फपक कर रोने लगे और बोले, मेरी बहू मुझ पर बहुत अत्याचार करती है, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, मुझे जाने दो बेटा। और वहाँ से दूर भाग गए। मुरलीधर जी के घर में उनके बेटे, बहू और 2 पोते थे, और एक वे बस छोटा सा फैमिली था। लेकिन उनकी बहू उन्हें दबा कर रखती थी, और बेटा भी घर से बाहर रहता था, इसलिए उसे भी कुछ पता नहीं था। सुबह में 10 बजे चला जाता और रात को ही 10 बजे आता था, लेकिन पिता का खबर नहीं ले पाता था। आजकल के इतने भागम दौड़ के दुनिया में किसको किसके लिए टाइम है, अपने पास ही कैसे वह भी मालूम नहीं होता है। ऋचा का पति महेंद्र जब घर आता तो खाना खाकर सीधे रूम में अपने सोने चला जाता, और उसके बच्चे भी उन्हें कुछ नहीं देख पाते थे, पूछ पाते थे, क्योंकि बच्चे भी तो सुबह से शाम तक स्कूल में रहते थे, और जब शाम को आते तो ट्यूशन होमवर्क यह सब में व्यस्त रहते थे। बच्चे को भी दादाजी की फिक्र नहीं रहा करती थी। उन्हें भी पता नहीं उनकी माँ ऋचा इतनी गिरी हुई हरकत करती है, पता नहीं था। दादाजी से सारे घर का काम करवाती थी और उन्हें मारती भी है। असल में मुरलीधर जी की चीखे की आवाज़ इसलिए आती है क्योंकि उनकी बहू ऋचा उन्हें कोई भी गलती होने पर उन्हें बहुत ही मारा करती थी। कुछ दिन में घर पर नज़र गड़ाए रखा था मैं, लेकिन अचानक एक दिन ऋचा महेंद्र को भेजकर और बच्चों को भी स्कूल भेजने के बाद कुछ काम के लिए बाहर निकलने गई। जैसे ही वह निकली मैं उनके छत पर छलांग लगा दिया, क्योंकि मेरी सीढ़ियों का मुख्य दरवाज़ा दूसरे तरफ था और उनकी दूसरे तरफ छते पर, इसलिए मैं उनके छते पर चला गया। उनके घर में ताला लगाकर उनकी बहू ऋचा गई हुई थी, इसलिए मुझे छते पर जाना पड़ा। इनकी कहानी बाहर जाकर किसी को कुछ बता न दे। मैं भी मौके के लिए फिर रात में था, इसलिए मुझे देखकर वह डर गए कि मुझे बहुत ही डरने लगा। तो मैं उन्हें बहुत तसल्ली दी, समझाने पर वह शांत हुए। फिर मैं उनसे बात करना शुरू किया। वो बहुत डरे हुए थे, उन्हें बताना चाहते थे अपनी कहानी कि ऐसे कैसे हो गया इनके साथ, लेकिन बहुत
बहू कहाँ पर वो अपनी कहानी मुझे बताने लगे। मुरलीधर जी बोले, बेटा राजू, मैं अपने बेटे की परवरिश बहुत ही अच्छे से कर रही थी और उनकी माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी। उसे पढ़ा लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनाया। मेरा बेटा महेंद्र भी मेरा बहुत ध्यान रखा करता था। हम बाप बेटे बहुत खुश रहा करते थे और हम लोग अपना खुद का बिजनेस करके मेहनत करके तरक्की कर रहे थे। मेरा बेटा पढ़ाई भी बीच में छोड़ दिया था, पूरी पढ़ाई नहीं की, क्योंकि वह मुझसे बहुत ही प्यार करता था। मेरा ध्यान रखने के लिए वो अपनी अधूरी पढ़ाई ही छोड़ दी। उसके बाद मेरे बिजनेस में ही अपना हाथ बटाने लगा। जब मेरा बेटा मेरा पूरा बिजनेस संभाल लिया, उसके मैं उसे सारी बिजनेस सौंप दिया। उसके बाद मैं घर पर खाना बनाता, घर की साफ सफाई और घर का ही ख्याल रखा करता था। दुकान से अब हमको कोई भी मतलब नहीं रह गया था, क्योंकि महेंद्र ही अब सुबह 10 बजे दुकान जाता और रात के 10 बजे आ जाता था। उस समय उसकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए वो मेरे साथ ही आकर रात का खाना खाया करता था। मेरा फिर भी ध्यान रखा करता था। उसे तसल्ली था कि अब मेरे पिताजी को बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये बचपन से ही मुझे माँ बाप दोनों का प्यार बखूबी दिए है। लेकिन अब मेरा बेटा मुझे और भी ज्यादा आराम देने के चलते वो शादी करना चाहता था। मैं भी राजी हो गया, क्योंकि अब मेरे बेटे महेंद्र की शादी की उम्र भी हो गई थी। मैं बहुत ही अच्छी पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की देखकर घर ले आया। बहुत ही जवाई मेरा बहुत ख्याल रखा करती थी। एक दिन अचानक मेरी बहू रीचा की तबीयत खराब हो गई। वह माँ बनने वाली थी। जुड़वा बेटे का 9 महीने उसके लिए पहाड़ जैसा था, इसलिए पूरे घर की जिम्मेदारी फिर से मुझे ही संभालनी पड़ी। रीचा तो शुरू में थोड़ा घबरा गई थी कि घर में सास नहीं है तो पिताजी यानी कि ससुर जी कैसे घर संभालेंगे। लेकिन मैं जैसे ही उसे पूरा घर संभाल कर दिखला दिया, 9 महीने उसके बाद डिलीवरी हुआ और उसके बाद बच्चों में ही वह लग गई। घर का तो काम भूल ही गई हो, जैसे मैं उसके लिए नौकर बन गया था। मेरा बेटा को तो यह भी नहीं पता कि मैं 9 महीने घर का काम किया, तब उसके घर बेटे का जन्म हुआ। उसे तो लगता था कि रीचा ही घर का काम किया करती थी। और अभी मेरे बेटे को नहीं पता कि हम तो अपने बहू को अपने बेटी बनाकर रखना चाहते थे, लेकिन यह किया मुझे नौकर बनाकर रख दी। कुछ दिन घर का काम किया कि बहू को आराम देने के लिए वो सिर पर ही मेरी चढ़ गई और मुझसे ही घर का सारा काम करवाने लगी। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, पर मेरी बहू को मुझ पर दया नहीं आया। वो मुझे तबीयत का नजरअंदाज करते हुए मुझे काम करवाने लगी। इसलिए मैं अपने बेटे से आज सारी बातें कहना चाहता था, लेकिन वो मुझ पर ही ध्यान लगाए हुए थी। मुझे अपने बेटे से मिलने नहीं दिया करती, कुछ भी बात नहीं करने दी। और वो मुझे मेरे बेटे को दुकान जाने के बाद मुझे रूम में ले जाकर इसके बाद से मैं बहुत ही डर गया। बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी हड्डियों में जान भी तो नहीं है और मैं अपने बेटे से कुछ कह भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वह तो 10 बजे ही दुकान जाता है और रात के 10 बजे आता है। उसे फुर्सत ही नहीं है। पहले तो मुझे हाल चाल पूछ लिया करता था शुरू में, लेकिन जब से उसके 2 बच्चे हुए हैं, जिम्मेदारियां सर पर आ चुका है। बस वो दुकान और घर जाकर आराम करने लगता है और सो जाता है, अपने में ही व्यस्त रहने लगा है। मुझ पर तो ध्यान ही नहीं देता है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी रीचा पर बहुत ही ज्यादा विश्वास है। उसे लगता है कि मेरे पिताजी को कोई भी कष्ट नहीं हो रहा होगा। घर पर 2 पोते भी तो हैं दादाजी का ख्याल रखने के लिए, लेकिन पोते भी तो स्कूल और ट्यूशन के पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहा करते हैं। मैं बेचारा वृद्ध कहाँ कैसे कहूँ, मुझ पर तो रीचा बहुत ध्यान दिया करती है, लगाए रखती है। क्योंकि अगर मैं किसी से भी उसके बारे में थोड़ा तो उसकी खैर नहीं, लेकिन मैं कैसे बोलूँ, अपने बेटे से भी कुछ भी बोल नहीं पाता। एक दिन तो मैं बहुत कोशिश करके एक चिट्ठी भी लिखी थी और उसके बैग में डाल दिया था, लेकिन वो चिट्ठी रीचा बहू को मिल गया। उसके बाद से तो वो और भी ज्यादा मुझ पर ध्यान देने लगी। मुझसे कोई भी गलती अगर होता तो मुझ पर टूट पड़ती मारने के लिए। मुझे तो 1-2 दिन तक भूखे भी रखती है। मैं बेचारा कहाँ जाऊँ, इसलिए बेटा तुमसे भी भाग जाया करता था। तुम भी यह बात किसी को मत बताना। अगर मेरी बहू रीचा को पता चल जाएगा तो वो मुझे बहुत ही ज्यादा मारेगी। अब मुझे मार खाने की क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है इतना कि कहकर मुरलीधर जी बहुत ही जोरों से फूट कर रोने लगे। उनके आंसू बहुत ही कीमती थे, मुझे उनके दर्द दुख में समझ आ रहा था, पर मैं भी क्या करता। लेकिन मैं ठान लिया था कि मैं उनका बुढ़ापा लौटा कर रहूँगा। इनको अपना बेटा, इनकी फैमिली, उनका घर परिवार खुशियाँ लौटा कर ही रहूँगा। इन आंखों में अब आंसू नहीं बहने दूंगा, क्योंकि यह भी तो मेरे दादाजी जैसे ही है और मैं अपने दादाजी को नहीं देख पाया हूँ।
इसलिए इनमें भी अपने दादाजी को पाया और मैं इसी के लिए अब कुछ करना चाहता था। इतना बात सुनने के बाद मैं वहाँ से चला गया क्योंकि मुझे कुछ आवाज़ आई। शायद लगता था कि उनकी बहू ऋचा आ गई थी। उन्हें भी मैं शांत किया और कहा कि यह बात आप किसी से भी मत बताइएगा कि आप यह सारी बात हमें बताए हैं। वो भी समझ गए थे और फिर मैं चुपचाप अपने रूम में जाकर लेट गया। मैं अपने रूम में लेटकर सोच रहा था कि कैसे महेंद्र जी को बताऊं उनके पिता मुरलीधर जी के बारे में कि वे हुए बहुत दुखों से गुजर रहे हैं। जो बेटा अपने पिता की खातिर अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपनी शादी के लिए भी तुरंत मान गया क्योंकि पिता को आराम देना चाहता था और उस पिता को अब आज आराम नहीं मिल पा रहा है और उनके बेटे को भी नहीं पता। इसलिए मैं कुछ देर सोचने के बाद मैं सोचा कि अगर मैं उनसे जाकर बोलूँगा तो अब विश्वास मुझ पर नहीं कर पाएंगे और आकर मुरलीधर जी से पूछेंगे। उसके बाद ऋचा को पता चल जाएगा तो मुरलीधर जी तो बहुत ही पिटा पाएंगे, बात सुने पाएंगे। इसलिए मैं उन्हें दिखलाना चाहता था। इसलिए मैं कुछ प्लान करने लगा। मुरलीधर जी बहुत ही ज़्यादा और भी परेशान रहने लगे। उन्हें लग रहा था ऋचा बहू क्या करेगी अगर उसे पता चल जाएगा कि मैं राजू को सब बता चुका हूँ, पर मैं नहीं बताने वाला था। लेकिन फिर भी मुरलीधर जी के अंदर डर पैदा हो गया था। मैं उस डर को हटाना चाहता था। एक दिन महेंद्र अपनी दुकान के लिए जा रहे थे, तभी मैंने उसे कुछ काम के लिए अपने पास रोक लिया। लेकिन ऋचा सोची कि महेंद्र चले गए हैं, इसलिए वह मुरलीधर जी को काम पर लगा दी। मैं तो जानता ही था, इसलिए मैंने भी महेंद्र को कुछ काम के लिए उन्हीं के कमरे रूम में भेजकर उन्हें घर भेज दिया। वह गए तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गया क्योंकि उनके पिताजी मुरलीधर जी घर में झाड़ू पोछा लगा रहे थे और ऋचा आराम से बैठकर टीवी देख रही थी। उस समय ऋचा का भी ध्यान महेंद्र जी पर नहीं गया और मुरलीधर जी भी अपने काम में व्यस्त थे। बहू बोले जा रही थी, ए बुढ़े, इधर गंदा है, यहाँ पर बढ़िया से लगा, वहाँ पर साफ कर दे। उसके बाद तुझे खाना भी तो बनाना है, बर्तन भी पड़े, जल्दी जल्दी कर। जल्दी जल्दी काम किए जा रहे थे और बहू टीवी देख रही थी। उसे तो पता ही नहीं था कि महेंद्र सारी बात सुन रहा है। इधर मुरलीधर जी भी फटाफट काम कर रहे थे। उसे भूख लगी थी उन्हें, पर बोल रहे थे, बहू मुझे एक तो रोटी दे दे खाने के लिए, बहुत जोर से भूख लगी है। मैं कल रात से ही तुम खाना नहीं दी हूँ, तुम कल रात को भी नहीं दे पाई थी। इस पर ऋचा बोली, बुढ़े तुम्हें भूख बहुत ही लगता है, पहले काम कर लो उसके बाद जाकर खा लेना। नहीं बहू, मुझे बहुत जोरों से भूख लगा है, हम एक पहले खाना खा लेते हैं, दे दो। इस पर कि बहू बोली, जाओ किचन में, बोली कि जो रात के 2 रोटी बचे हुआ है जाओ जाकर खा लो, अचार के साथ खा लो। उस पर मुरलीधर जी किचन में गए दौड़े दौड़े और अचार के साथ बासी रोटी खाने लगे। यह सारी चीजें महेंद्र देख रहा था। उसे बहुत ही गुस्सा बढ़ रहा था ऋचा पर और वह को जाकर पिता को गले लगा लेना चाहता था। पिता को पर वह चुपचाप कराया और बोला, आप शांत रहिए। मैं समझ गया हूँ और गले लगा लिया था पिताजी को, क्योंकि राजू मुझे यहाँ पर रोक के रखा था और कुछ काम भी नहीं करवाया। जब देखा कि आप काम में व्यस्त हो गए तब मुझे इसी बहाने ऐसे ही भेज दिया। अब मुझे सब बात समझ में आ गया है पिताजी, आप ऋचा को कुछ भी मत बतलाइएगा, मैं अपने तरीके से उसको समझाना चाहता हूँ। पिताजी आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको इतना कष्ट सहना पड़ रहा है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। फिर महेंद्र राजू के पास चला जाता है। पिताजी को वह चुप करा दिया और वहाँ पर फिर से पिताजी काम पर लग गए। ऋचा को कुछ भी नहीं पता था कि महेंद्र आए थे और सारी बातें सुनकर देख कर गए हैं। जब महेंद्र वहाँ पर से पास गए राजू के, तो सारी कहानी राजू बतला दिया। आपकी पत्नी शुरू से ही ऐसा कर रही है, जब से प्रेग्नेंट हुई थी उसका रवैया बदल गया है, अब उसे आराम की आदत हो गई है। जब महेंद्र को सारी बात पता चल गई, उसके बाद वह घर में दोपहर में ही आ गया। उसको देखकर ऋचा बका गई और पूछने लगी, महेंद्र तुम कब आए और इतनी जल्दी क्यों दुकान बंद कर दिए? इस पर महेंद्र बोला, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए घर पर ही आराम करूँगा। मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी बना कर ले आओ, और हाँ पिताजी के रूम में ही जा रहा हूँ, उन्हीं के साथ बैठूंगा, अच्छा लगेगा। इस पर ऋचा तुरंत बोली, बाबूजी के पास ही क्यों जाइए, अपने रूम में आराम कर लीजिए। इस पर महेंद्र कुछ भी नहीं बोला और सीधे मुरलीधर जी के पास जाकर बैठ गया। वहाँ पर मुरलीधर जी नहीं थे, लेकिन जैसे ही अपने बेटे की आवाज़ सुने थे वो फटाफट अपने रूम में आ गए थे। इसलिए ऋचा के भी जान में जान आ गया था। अगर उसे लगा कि महेंद्र देख लेता पिताजी को काम करते हुए तो मुझे छोड़ कर बहुत ही डांटता। मुझे छोड़ना नहीं, चलो एक तो काम अच्छा किया कि अपने बेटे के सामने काम नहीं किया और फट से उनके पास चले गए। पता नहीं चला हर ये चाय ले आई, श्वेता चाय बनाकर लाई, एक कॉफ़ी लाई। इस पर महेंद्र बोला, तुम यह कॉफ़ी चाय क्यों लाई?
मैं तो तुम्हें बोला कि पिताजी के रूम में मैं जा रहा हूँ, तो क्या पिताजी मेरे साथ चाय नहीं पिएगे? 2 कप तुम्हें लाना चाहिए था, 1 कप और बनाकर जाकर ले आओ। इस पर थोड़ा नाराज हुई ऋचा, लेकिन ये महेंद्र के सामने कुछ नहीं बोलती थी और वो चुपचाप फिर 1 कप बनाकर ले आई। दोनों बाप बेटे बहुत ही सुकून से आज चाय पी रहे थे। मुरलीधर जी अलसों बाद ऐसे चुस्की ले रहे थे चाय का, उन्हें तो कुछ याद भी नहीं है कि कब चाय भी पिए हैं। इधर ऋचा को बहुत ही अब काम करना पड़ेगा, यह सोचकर ही उसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि अभी तक तो मुरलीधर जी घर की साफ सफाई, बर्तन धोकर कपड़े फंसाने ही जा रहे थे। तब तक महेंद्र आ चुका था, अभी खाना नहीं बना था। आज अरसों के बाद ऋचा को खाना बनाना है, वो भी महेंद्र जी से पूछकर, क्योंकि जब भी महेंद्र घर पर रहते थे तो ऋचा महेंद्र के पूछकर ही कुछ बनाती थी। उसके पसंद का चाय हो गया था। अब ऋचा महेंद्र से पूछी तो उसके बाद महेंद्र बहुत सारे डिशेज बता दिया। ऋचा पूछी भी, कुछ आज है क्या जो आप इतने सारे डिश बतला रहे हैं? तब महेंद्र बोला, नहीं, मुझे ये सब खाने के लिए मन है, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मैं ये सारे डिशेज क्यों बनवा रहा हूँ। ऋचा खाना बनाने में जुट गई। उसे बनाते बनाते दोपहर के 3 बज गए। जो भूख लग रहा था कि कितना मेहनत होता है खाना बनाने में, तो मुरलीधर जी सारा काम कर लिया करते थे, लेकिन आज उसे ही करना पड़ा। फिर भी वह सोची कि कोई बात नहीं, बस आज भर की बात है। लेकिन महेंद्र तो सोच कर ही आया था कि अब ऋचा को सबक सिखला कर ही सही लाइन पर मैं उसे लेकर ही आऊँगा। इसलिए ऐसे अगर उसको हम बतला दिए तो उसकी गलती अगर गिनवा दिए तो अपनी गलती नहीं मानेगी। इसलिए महेंद्र उसे अपनी तरीके से सिखाना चाहते थे। जब ऋचा खाना बनाकर लाई तो महेंद्र बोल दिए थे कि पिताजी के पास ही आज उन्हीं के साथ खाना खाएंगे, और हाँ, तुम भी अपना खाना लेकर आना, तीनों साथ में बैठकर खाएंगे। इस पर ऐसी सोची कि आज इनका क्या हो गया है, पिताजी के साथ खाना भी खाना चाहते हैं। इतने सालों तक तो भी अकेले खाकर सो जाया करते थे, आज करा चलो कोई बात नहीं, वह खाना ले आई। तीनों को एक जैसे ही प्लेट में सजाकर दाल, चावल, दही बड़े, पिताजी की बड़ी फेवरेट लौकी के कोफ्ते और पिताजी के पसंद के बहुत सारे खाने। ऋचा को तो पता ही नहीं था कि यह सब पिताजी के पसंद के हैं। बस वह महेंद्र जो जो बोला था वे सब बना डाली। जब सब खाने के लिए बैठे तो आज मुरलीधर जी की खुशी देखने लायक थी। कुछ समझ पहले चाय की चुस्कियाँ ली और फिर उसके बाद मुरलीधर जी की पसंद के सारे खाने। वो समझ गए कि राजू सब बता चुका है मेरे बेटे को, लेकिन मैं फिर भी चुप थे। वे वह जानते थे कि मेरा बेटा अपने तरीके से बहू को सही रास्ते पर लाना चाहता है। ऋचा खराब नहीं थी, लेकिन जब आदमी को कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, जब वे प्रेग्नेंट थी, तब महेंद्र जी सारे काम कर दिया करते थे। इसलिए ऋचा को आदत हो गई थी काम नहीं करने की। आज भर पेट महेंद्र जी खाना खिलाए अपने पिता को, उनको बहुत ही संतुष्टि मिली और उन्हें खुश देखकर महेंद्र भी खुश था। ऋचा को थोड़ा अजब लग रहा था, लेकिन फिर भी वह शांत थी। पिताजी को आराम करने के लिए कहकर महेंद्र भी आराम करने चला गया। ऋचा भी काफी देर थक चुकी थी तो आराम करने चली गई। वह जान गई कि अब महेंद्र घर पर है तो मुझे ही अभी भी काम करने पड़ेंगे। लेकिन यह क्या, रोजाना का यही हाल हो गया। महेंद्र हमेशा उसी टाइम पर दोपहर में घर आ जाता था, वैसे ही चाय की चुस्कियाँ, दोपहर के खाने, रात के खाने ऐसे ही होने लगे। ऋचा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वह करते जा रही थी। ऐसे ही करते करते 2 से 3 महीने हो गए। अब तो ऋचा को भी आदत हो गया था खाना बनाने का, इसलिए उसे भी अब आलस नहीं लगता था। कोई घर का वे सारा काम कर लेती थी और पूछकर महेंद्र से खाना भी बना लिया करती थी। वे खाना जब अब तो महेंद्र से अब सब खाने के लिए पूछने जाती तो महेंद्र कह देते कि अब तुम पिताजी से ही पूछ लो, वो जो बोलेगे वही बनाना। महेंद्र जी जो बोलते वही बनता पड़ता था। ऋचा को अब क्या था, अब मुरलीधर जी की तबीयत भी ठीक रहने लगी और बहू भी अपना काम करने लगी थी। इसलिए महेंद्र सोचे कि चलो अब आज मैं दुकान पर ही रह जाता हूँ, कल जाकर देखूंगा कि क्या हाल है। और राजू को बता ही दिया था कि ऋचा के बारे में बताते रहना। ऋचा को तो नहीं पता था कि यह सब राजू किराएदार महेंद्र को सब बता दिया है, लेकिन फिर भी ऋचा महेंद्र के डर से चलते आज वही खाना बनाई। लेकिन महेंद्र जी नहीं आए, फिर भी वह शांति से सारा खाना उसे लग रहा था कि अगर महेंद्र आ गए तो मेरी पोल पट्टी खुल जाएगी। बच्चों को भी अब महेंद्र दादाजी के पास खुलकर बातें करने बोलने के लिए बोल दिए थे। बच्चे बड़े थे, समझदार थे, इसलिए अपने पिता के बात मानी और दादाजी का भी ख्याल रखने लगे। ऋचा को भी अब समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। महेंद्र तो ध्यान रखते ही थे, अब पोते भी रखने लगे। लगता है इन्हें शायद पता चल गया गलती तो हमसे हो गई है। इतने अच्छे ससुर जी मिले हैं, फिर भी मैंने नौकरों की भांति व्यवहार की, वह तो मुझे हेल्प ही करते थे।
अब ऋचा को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन फिर भी महेंद्र जी अब मुरलीधर जी पर ध्यान देते थे और अपने बच्चों को भी दादाजी के साथ वक्त दिखलाने के लिए कहते थे। अब महेंद्र जब भी आते थे तो रात को साथ में ही खाना खाते थे और पिताजी के पास बैठकर कुछ बातें भी किया करते थे। सुबह जाते समय भी साथ में ही भोजन करते और बातें करते हुए तब जाते थे। अपने पिताजी, बच्चों और पति तीनों पर ध्यान अब देने लगा था महेंद्र। बातों ही बातों में एक दिन महेंद्र ऋचा को सब बता ही दिया कि मैं जब एक दिन आया था तो तुम पिताजी से घर में पोछा लगवा रही थी और उन्हें किचन में बासी रोटी अचार के साथ खाने के लिए दी, और रात को किया तो भोजन भी नहीं दी थी क्या तो तुम। मुझे बहुत बुरा लगा था। मुझे तो लगा मैं उस समय तुम्हें घर से ढक के देकर निकाल दूं, क्योंकि मैं भी पिताजी के लिए ही तो तुमसे शादी किया कि उनको आराम मिलेगा, और तुम उन्हें भगवान जैसे मेरे पिता को तुम नौकर बना दी। लेकिन फिर भी मैं चुपचाप अपने पिता के संस्कारों से पढ़ा था, इसलिए चुप हो गया। बड़ा हुआ हूँ इसलिए तुम्हें एक मौका देना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें सुधारने के लिए यह सबक किया। लेकिन तुम जब गलती का एहसास हो ही गया है तो अब ऐसा मत करना। बहुत रोने लगी थी ऋचा। वह कही मुझे माफ कर दीजिए। वह पिताजी के पास गई, मुरलीधर जी के पास जाकर, और फिर बोली कि मैं तो यहाँ आपका ध्यान रखने आई थी, लेकिन मैं खुद अपना आपको पापा खो बैठी और आपको नौकर बना बैठी। मेरे तो बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। मुरलीधर जी कुछ भी नहीं बोले, बस उनकी आंखों में आंसू प्यार के बह गए और अपने बहू को माफ कर दिए, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। लेकिन जिस प्रकार से मुरलीधर जी की स्थिति थी उस प्रकार से लग नहीं रहा था कि ऐसा कभी भी सुधार हो पाएगा। ऐसी स्थिति भी आ जाएगी खुशियों की, लेकिन महेंद्र की सूझबूझ से यह सब मुमकिन हो पाया। और आज मुरलीधर जी की खुशहाल परिवार है और मुरलीधर ही जी अपने घर के मालिक है। उसे राजू को भी बहुत बहुत धन्यवाद मुरलीधर जी दिए। जाकर बोले, उसे अपने गले से लगा लिया। उसके दादाजी नहीं थे इसलिए मुरलीधर जी उसे अपने पोता ही समझे। और राजू भी अब उसकी डिग्री पढ़ाई पूरी हो गई थी, वो भी अपने गांव चला गया। तो दोस्तों, इस स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिली? बड़े बुजुर्गों को कभी भी सेवा करनी चाहिए, उनकी उल्लेखना नहीं करनी चाहिए। अगर वो आपकी मुसीबत में मदद करते हैं तो उन्हें हमेशा काम करने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। मुसीबत पड़ेगी तो कोई भी बड़े बुजुर्ग अपने बहू बेटे की कभी भी मदद नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर यह स्टोरी आपको दिल को छू ली हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।